देखिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग ये कर चुके थे द हिस्टोलॉजी ऑफ एंथर। ये देखे थे बाहर के तरफ हम लोग को मिला था एपिथेलियम, सॉरी नॉट एपिथेलियम, एपिडर्मिस। उसके अंदर मिला था एंडोथेसियम, उसके अंदर मिला था मिडल लेयर, उसके अंदर मिला था टेपेटम, और फिर टेपेटम के साथ जुड़ा हुआ था स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये एरिया इसको हम लोग पॉलन सैक भी कहते हैं, जहां पॉलन बनेंगे, और माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, या स्पोरेंजियम ही कह सकते हैं, और इसी को थेका भी कहते हैं। कई टर्म्स हैं। तो हम लोग देखें द एंथर इज बाइलोब्ड, 2 लोब होता है इसमें। ईच लोब हैज 2 थेका और 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। So the anther is बाइथेकस। या डाइथेकस भी कह सकते स्ट्रक्चर। ये जानकारी मिली। अब हम लोग को आना है किसमें, स्पोरोजेनेसिस। कैसा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन जेनरेशन भी कह सकते हैं, या जिसको हम लोग मेल गैमेट जेनरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इस स्टेज की शुरुआत कैसे होगी। इसके लिए यहां पे जो बाउंड्री में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये अपना नंबर बढ़ाएगा। अभी तो लेयर में ही है ना, ये जगह खाली है। तो इस खाली जगह को भरने के लिए स्पोरोजिनस टिश्यू जो शुरू करेगा एक्टिविटी, वो होगा माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस के द्वारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखा जा सकता है और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। और तो और माइटोसिस और मियोसिस में सबसे बेहतरीन डिफरेंस है कि मियोसिस जो भी सेल टेकअप करता है वो एक ही बार अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार मियोसिस कर पाएगा, और उसके बाद उसके जो डॉटर सेल्स हैं वो डॉटर सेल्स मियोसिस नहीं कर पाएंगे। राइट। लेकिन माइटोसिस करने के बाद जो डॉटर सेल्स हैं वो दोबारा माइटोसिस कर सकते हैं।
फिर उनके डॉटर सेल्स माइटोसिस कर सकते हैं एंड द प्रोसेस कैन गो ऑन। लेकिन मियोसिस में डॉटर सेल्स मियोसिस नहीं कर सकते, हाँ माइटोसिस कर सकते हैं पर मियोसिस नहीं कर सकते। रीजन क्या है, माइटोसिस करने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस नहीं आते, जितना लेकर आया है उतना तो रहेगा, लेकिन मियोसिस में एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है या इवन प्लॉयड जिसको कहते हैं, इवन प्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और अगर वो मियोसिस करता है तो डॉटर सेल में कम से कम सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम तो जाएगा। लेकिन फर्दर अगर वो मियोसिस की ओर जाता है तो आधा इधर आधा इधर, यानी दोनों में से किसी भी डॉटर सेल को कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, कंप्लीट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं मिलेगा और ये उसके इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का लॉस हो जाएगा। इसीलिए वो मियोसिस उसके डॉटर सेल्स नहीं कर पाएगा। समझ गए बात क्यों ऐसा होता है? नहीं तो यहां पे इसे मियोसिस करना था गैमेट जनरेशन के लिए, तो डायरेक्ट मियोसिस कर करके इतना सेल बना था, पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मियोसिस के साथ रिस्ट्रिक्शन। समझ गए बात? अब देखिए पहले स्टेज में द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू ये है डिप्लॉयड, टेक अप mitosis to increase their number. So the space is filled with the sporogenous tissue in the theca. पहला कदम हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, each of the cells of sporogenous tissue take up meiosis. These meiosis doing cells are called as MIMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। MIMC एस कर दीजिए प्लूरल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये सभी के सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाएंगे। रीजन, the male gametes are extremely small, बहुत छोटे होते हैं, और ये एक तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है वो है oogenesis। जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे उस समय देखे होंगे मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसमें जो सिंगैमी होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तीन तरह के थे। आइसोगैमिक जिसमें दोनों गैमेट सेम साइज के होते थे, एनाइसोगैमी जो एक बड़ा एक छोटा होता था, और ooगैमी जिसमें मेल गैमेट एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रोस्पोर कहलाते थे और फीमेल गैमेट एक्सट्रीमली लार्ज मेगा गैमेट कहलाते थे या मैक्रोगैमेट कहलाते थे, जिस तरह से आप कहें। तो ये माइक्रोगैमेट मतलब माइक्रोस्कोपिक या एक्सट्रीमली स्मॉल सेल है, इसलिए इन्हें माइक्रोस्पोर कहा जाता है। तो इन्हें प्रोड्यूस करने वाले सेल्स मदर सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक कीजिए। अब देखिए
हम लोग किसी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को ट्रैक करते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद आएगा फिर मियोसिस सेकेंड में। ठीक है, तो टोटल कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? 4। लेकिन होता क्या है, ये चारों सेल्स या मियोसिस 1 के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बने वो सेपरेट नहीं होते, मतलब एक ही जगह रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि फ्री हो गए, अब ये कहीं पे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो एक वॉल के अंदर, सेल वॉल जो था इसका, उस सेल वॉल के अंदर 4 डॉटर सेल्स बन के निकलेंगे। ठीक है, ये एक सिंगल सेल था माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद ये 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इनके न्यूक्लियस की हालत क्या है? ये सभी के सभी हैप्लॉइड है ना। 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, चारों हैप्लॉइड होंगे। अब इस कंडीशन को कहा जाता है, इस कंडीशन को टेट्राड कंडीशन। कंडीशन इज कॉल्ड टेट्राड कंडीशन। अब इस टेट्राड के किसी एक सेल को हम लोग देखते हैं, आउट ऑफ द 4 if we consider one daughter cell, then ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? चारों डॉटर सेल्स सेम प्रोसीड्योर से गुजरेंगे, तो चारों को एक साथ देखने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग इसके सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, किसी एक को देख लेते हैं और इन्हीं चीजों को बता देंगे, बाकी 3 पर भी हुआ। तो पहले सेल का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी गिवन बाय ऑल द 4। समझ गए? ये आइडिया है। तो यहां पे आपको बता दें, ये चारों के चारों जो डॉटर सेल्स हैं ये फ्यूचर पॉलन ग्रेन्स हैं। इनका पॉलन ग्रेन में कन्वर्सन का प्रोसेस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर। उसी को हम लोग को यहां समझना है। ये सिंगल डॉटर सेल, इसको ऐसे हम लोग देखें, ये इसका न्यूक्लियस। अब ये शुरुआत करेगा न्यूक्लियर डिवीजन। दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस में ये डिवाइड करेगा। टू अनइक्वल साइज्ड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in the daughter nuclei are same। यानी ये अगर हैप्लॉइड है, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, यानी माइटोटिकली इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा साइज में आएगा। ये कहलाएगा जेनरेटिव न्यूक्लियस। और ये कहलाएगा
वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एक डायग्राम में जितना हो सकता है उतना हम लोग लेबल करके उतनी सारी बातें लिख देने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है, इन सब चीजों को समझाने में आपका एक्स्ट्रा पेजेस जाएंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो अगर डायग्राम से इसको समझते हैं और उसके बाद फिर आप अपना नोट्स तैयार करने के दौरान इसके लिए राइट अप तैयार करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप समझे हुए होंगे और आप अपने अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन करना, एक्सप्लेनेशन लिखना, ये आपका काम। हमारा काम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, समझा देना कि देखिए कौन स्टेज किसके बाद कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और जहां पे उस स्टेज को डायग्राम से नहीं डिपिक्ट कर सकते उसके लिए हम लोग यहाँ राइट अप यूज करें। समझ में आया? तो ये पहले कैसे गया, पहले माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद कोई एक सेल यहाँ पे हम लोग जिसको कंसिडर किए वो मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद टेट्राड कंडीशन में आया, वन ऑफ द टेट्राड्स इज डूइंग लाइक दिस। ठीक है, यहां तक आया। अब क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन इनिशिएट होगा। लेकिन ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है ये अपने चारों तरफ सेल वॉल लाएगा, बड़ा वाला न्यूक्लियस बोलेगा ये तो पूरा मेरा घर है, इसलिए ये पूरा का पूरा सेल वॉल मेरा ही सेल वॉल है, हम कुछ नहीं करें। राइट? इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखिए, इसका तो अपना सेल वॉल है ही, ये था वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये था जेनरेटिव न्यूक्लियस, ये आया सेल वॉल, और ये जो सेल बना ये कहलाएगा जेनरेटिव सेल। ठीक है, ये कहलाएगा जेनरेटिव सेल। यहां तक कीजिए। अभी आगे बढ़ेगा और यहां से बाइफर्केशन है, कंडीशन ए और कंडीशन बी। कंडीशन ए है क्या, नाउ दिस टू सेल्ड स्टेज सेल, ये एक सेल है जो टू सेल्ड स्टेज है ना। एक तो अपने आप में पूरा सेल हो गया जिसके अंदर में एक छोटा सेल उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये पूरा का पूरा सेल वेजिटेटिव सेल कहलाएगा और उसके अंदर ये जेनरेटिव सेल प्रेजेंट है। तो ये टू सेल स्टेज हो गया ना। तो वही कहा जा रहा है, नाउ दिस टू सेल्ड स्टेज सेल यानी कि वेजिटेटिव सेल, और इसे वेजिटेटिव सेल ओवरऑल क्यों कहे, जेनरेटिव सेल क्यों नहीं कहे, क्योंकि देखिए तो इस एंटायर साइटोप्लाज्म को अपना साइटोप्लाज्म की तरह कौन समझ रहा है, दिस बिग न्यूक्लियस जो कि जेनरेटिव सेल है। इसीलिए ये पूरा का पूरा सेल क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव सेल, नॉट द जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस अपना साइटोप्लाज्म समझ रहा है, इसलिए पूरा का पूरा सेल कहलाएगा वेजिटेटिव सेल। ठीक है, develops wall as protective layers, two walls as protective layers, outer
वॉल कहलाएगा ऐसे कर लीजिए, आउटर एंड इनर वॉल। आउटर वॉल मटेरियल ये होगा स्पोरोपोलेनिन का, एंड इनर वॉल मटेरियल ये होगा सेल्यूलोजिक। दिखेगा इस तरीके से। ये जो आउटर वॉल है इसे कहा जाएगा एक्साइन, और जो ये इनर वॉल है इसे कहा जाएगा इंटाइन, और ये है मेड ऑफ, जो लिखे हैं, स्पोरोपोलेनिन, और ये है मेड ऑफ सेल्यूलोज। और ये ड्राइंग स्टेट की ओर जाएगा, प्रोसीड टुवर्ड्स ड्राइंग स्टेज एंड अचीव दिस। ये सेल, इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है सराउंडिंग में, उस वाटर को ये ड्राई करेगा, उसे अलग करेगा, और ये फाइनली इस स्टेज में आएगा, और ये कहलाएगा दिस इज पॉलन ग्रेन। इस तरीके से पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है। ये तो हम लोग वन ऑफ द टेट्राड्स में देखे, बाकी तीनों भी इसी प्रोसेस से चलेंगे, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल इस तरीके से 4 पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आया? यहां तक पूरा कीजिए इस साइकिल को। याद रखिए ये फर्स्ट कंडीशन है या पहला प्रकार है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। Number 1, the sporopollenin is the toughest biological material in this world। खासियत क्या है? It is resistant to acid, alkali, and even no any enzyme can digest this material।
ये है स्पोरोपोलिन। इस तरीके से ये पॉलन ग्रेन को जबरदस्त सुरक्षा देता है। ठीक है। नंबर 2, अगर ऐसा रहेगा तो फिर जब पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन पहुंचेगा स्टिग्मा पे, और आप देखे हैं, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट होता है, फिर गैमेट ट्रांसफर की ओर जाएगा। तो अगर इसका दीवार ऐसा है जो कि पूरी तरह से कंटिन्यूअस है और स्पेस दे ही नहीं रहा है, डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, डिसॉल्व होगा नहीं, तो पॉलन ट्यूब बाहर कैसे निकलेगा? ये तो कैद हो गया, है कि नहीं? तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे हो, उसके लिए ये क्या करता है, जगह जगह पे गैप छोड़ता है। ये एक्साइन, द एक्साइन इज discontinuous at certain space is called as germ pore. Through which the pollen tube will come out of the pollen grain. इसकी खासियत क्या हुई, ये जगह जगह पे, कुछ एक जगह पे, हर जगह नहीं, कुछ एक जगह पे डिसकंटिन्यू रहेगा। रीजन क्या है, मान लीजिए दिस इज ए पॉलन ग्रेन, ठीक है, और ऐसे समझ के देखें, इस पॉइंट पे, है ना, पॉलन ग्रेन के इस पॉइंट पे जर्मिनल पोर है, ठीक है, यहां पे ये एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है। अब क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जहां पे लाई कर रहा है वो ऐसे, अब बताइए, स्टिग्मा इस तरफ है, जर्मिनल पोर इस तरफ है, तो अगर यहां से पॉलन ट्यूब निकला किधर जाएगा, ऐसे घूम के ऐसे थोड़े आएगा, इसे ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ना होके ये ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉलिनेशन बेकार हो गया, ऐसा नहीं होगा। इस समस्या का समाधान कैसे हो, कहता है कि सिर्फ यही नहीं, कई जगह पे होंगे, तो इवेंचुअली जो भी सरफेस स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, लेफ्ट एंड राइट करके पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन का जगह रहेगा। बात समझ गए, यहां भी पोर है, यहां भी पोर है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, हर सरफेस पे कुछ एक पोर्स हैं, ताकि जो भी जगह एडजेसेंट मोस्ट क्लोज टू द स्टिग्मा हो, वहीं से पॉलन ग्रेन, है ना, अपना पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर लेगा। बात समझ गए, इसीलिए कहा गया कि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, सर्टेन स्पेसेस में, यानी कई जगहों पे ये डिसकंटिन्यू रहेगा, ताकि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर सके पॉलन ग्रेन में से, और ये जगह कहलाएंगे जर्मिनल पोर या जर्म पोर। ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 60% of the angiosperms give rise their pollen grains by this type. 60% पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म से इसी प्रकार बनते हैं, ठीक है। बाकी 40% का क्या होगा, ये जो स्कीम बी है उस पर जाएंगे। पूरा कीजिए ताकि इसको हटा सके और स्कीम बी की ओर आ सके।
ये स्कीम ए था और इंटेंशनली उन पार्ट्स को रखे हुए हैं हम लोग बोर्ड पे जिससे आप समझ सके कि स्कीम ए में कहां से कहां तक गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पॉलन ग्रेन बना स्कीम ए के तहत उसमें क्या है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। ये है पहला स्कीम। ये स्कीम ए के तहत और स्कीम बी में देखिए यहां से आना होगा। ये फर्दर क्या करता है, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो जनरेटिव सेल के अंदर बैठा हुआ है, ये न्यूक्लियस पे डिवाइड करता है। अब की बार फिर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, है ना, लेकिन ये अपना सेल वॉल नहीं तैयार करेगा। तो कैसे होगा, दिखाई देगा कैसे, ये देखिए ये सेल वॉल, ये वेजिटेटिव सेल का सेल वॉल, ठीक है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म किसका, ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और वो जो जेनरेटिव न्यूक्लियस था, अब ये जेनरेटिव न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और फाइनली ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, ये चलेगा कैसे, दिखाई देगा कैसे, ये रहा वेजिटेटिव सेल, ये इसका सेल वॉल जेनरेटिव सेल का, और दो जेनरेटिव न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस और यहां टू जेनरेटिव न्यूक्लियाई। ये सेल वॉल ऑफ जेनरेटिव सेल और ये साइटोप्लाज्म, ऑफ कोर्स वेजिटेटिव न्यूक्लियस का अपना साइटोप्लाज्म। अब ये चलेगा डिहाइड्रेशन एंड कन्वर्सन इनटू pollen grain by developing एक्साइन एंड इंटाइन। तो इसका अपीयरेंस कैसे होगा, just like before, this is the same outer wall, this is the same inner wall, ये इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये दो जेनरेटिव न्यूक्लियाई। This is the kind of pollen grain produced by raised 40% types of एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, दिस इज इट, पूरा कीजिए।
ये हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।